corroborative बोलते हैं सपोर्टिंग एविडेंस को। corroborative सपोर्टिंग मिलते जुलते एविडेंस मीन हमें किसी एक जगह से कोई एविडेंस मिल गया है तो हमने फिर भी मिलते जुलते और एविडेंस लेने की कोशिश करनी है। लेक्चर नंबर क्या है आज हमारा? जी चैप्टर 4 ऑडिट एविडेंस पर ISA 500 एक ऑडिटर को ऑब्टेन करने हैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बिफोर एक्सप्रेसिंग ऑडिट ओपिनियन। सफिशिएंस में क्वांटिटी में होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट में क्वालिटी रिलायबल होनी चाहिए, और क्वालिटी रिलायबल क्या है हम देख चुके हैं। या एप्रोप्रिएट मीन रेलेवेंट भी होनी चाहिए, और रेलेवेंट का मतलब क्या है? टू सपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस, और वह असर्शंस कुछ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स मीन इनकम स्टेटमेंट आइटम से रिलेटेड थी। अकरेंस, कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन, कट ऑफ, एक्यूरेसी, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, और कुछ अकाउंट बैलेंसेस मीन बैलेंस शीट आइटम से रिलेटेड थी। वैल्यूएशन, कंप्लीटनेस, ऑनरशिप, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, एग्जिस्टेंस, क्लासिफिकेशन और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स। अब ये असर्शंस हमने वेरीफाई करना होती हैं कब? जब हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का पर्पस क्या है? टू टेक एविडेंस वेदर कंट्रोल्स प्रॉपर्ली परफॉर्म्ड थ्रू आउट द पीरियड आर नॉट। मीन कंट्रोल्स का एविडेंस लेना कि वो थ्रू आउट द पीरियड मीन पूरा साल ठीक चलते रहे या नहीं चलते रहे, उस चीज़ का एविडेंस लेना, ये क्या है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। सब्सटेंटिव प्रोसीजर का मतलब क्या है? अकाउंट बैलेंसेस को, ट्रांजैक्शंस को देखना कि ये वैलिड, कंप्लीट, एक्यूरेट हैं या नहीं। वैलिड, कंप्लीट, एक्यूरेट है या नहीं, मीन वाकई अकर हुई है ये नहीं हुई, एक्यूरेट हैं या नहीं है, कंप्लीटली रिकॉर्डेड है या नहीं है। मीन सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने का मेन मकसद क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस को वेरीफाई करना। इनकम स्टेटमेंट आइटम का जब भी हम ऑडिट करेंगे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे तो क्या करेंगे? मेनली ये 6 इनकम स्टेटमेंट आइटम की असर्शंस वेरीफाई करेंगे। बैलेंस शीट आइटम का ऑडिट करेंगे तो हम क्या करेंगे? ये 6 बैलेंस शीट आइटम की असर्शंस को वेरीफाई करेंगे। मीन सब्सटेंटिव प्रोसीजर का मतलब क्या है? दीज आर टेस्ट टू वेरीफाई अकाउंट बैलेंसेस एंड ट्रांजैक्शंस आर वैलिड, कंप्लीट एंड एक्यूरेट। वैलिड, कंप्लीट, एक्यूरेट हैं क्या? बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस के 3 के नाम दिए गए, लेकिन सिर्फ ये 3 नहीं। इनकम स्टेटमेंट का ऑडिट करने जाएंगे तो 6 असर्शंस को वेरीफाई करेंगे। बैलेंस शीट आइटम को ऑडिट करने जाएंगे तो 6 असर्शंस को वेरीफाई करेंगे। मीन सब्सटेंटिव प्रोसीजर का मेन पर्पस है टू वेरीफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस। ऑडिट प्रोसीजर्स की बात करें तो एक ऑडिटर जो है वो 3 तरह के मेन ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है। एक प्लानिंग स्टेज पे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है, ड्यूरिंग ऑडिट टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करता है, और ड्यूरिंग ऑडिट सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करता है। हाँ, ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? हमारे पास कुछ 7 एक्शन है कि हम कुछ इंस्पेक्शन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, कन्फर्मेशन करते हैं, रीकैलकुलेशन करते हैं, री परफॉर्मेंस करते हैं, या फिर एनालिटिकल प्रोसीजर मीन कंपेयर करते हैं। मीन ऑडिट प्रोसीजर मेनली देखा जाए तो 3 है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो प्लानिंग स्टेज पे परफॉर्म किए जाते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल मीन कंट्रोल्स का एविडेंस लेने के लिए कोई प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और सब्सटेंटिव प्रोसीजर मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस को वेरीफाई करना। हाँ, इनके लिए जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं वो क्या हैं? इंस्पेक्शन है, ऑब्जर्वेशन है, इंक्वायरी है, कन्फर्मेशन है, रीकैलकुलेशन है, री परफॉर्मेंस है, या फिर क्या है? एनालिटिकल प्रोसीजर्स। क्या थे हमारे पास? इंस्पेक्शन जो 2 तरह की होती है, डॉक्यूमेंट्स की इंस्पेक्शन या फिर फिजिकल इंस्पेक्शन। ऑब्जर्वेशन मीन जाके वॉच करना कि कंट्रोल्स प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इंक्वायरी मीन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन किसी भी नॉलेजेबल पर्सन से कोई इंफॉर्मेशन लेना। कन्फर्मेशन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बैलेंसेस को कंफर्म करना। रीकैलकुलेशन मीन कोई भी कैलकुलेशन वर्क है तो उसे रीकैलकुलेट करके उसे अर्थमेटिक एक्यूरेसी मैनेजमेंट कैलकुलेशन के साथ कंपेयर करके चेक करना। रीपरफॉर्मेंस, रीपरफॉर्मेंस क्या था? कि जो ऑलरेडी एक चीज़ परफॉर्म हुई है उसे रीपरफॉर्म के चेक करना कि एक्यूरेट है या नहीं है। और क्या था? एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है? कंपेयर करना डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को, किस लिए? फिगर्स मैच करने के लिए।
क्या कह रहा है, सेल इनवॉइस को कंपेयर करना किसके साथ, सेल लेजर बैलेंसेस के साथ, देखने के लिए कि अमाउंट सेम है या नहीं है। सेल्स की फिगर को रिसीवेबल लेजर के साथ कंपेयर करना, देखने के लिए कि फिगर सेम है या नहीं है। ये भी क्या है, एनालिटिकल प्रोसीजर, मीन फिगर्स आपस में एग्री करना, देखना कि सेम है या नहीं, ये क्या है, एनालिटिकल प्रोसीजर। हाँ, जब हम रिकैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद हम मैनेजमेंट की कैलकुलेशन के साथ कंपेयर करते हैं, तो ये दोनों इकट्ठे भी परफॉर्म होते हैं। हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था प्रोसीजर्स टू असेस रिस्क। वो क्या थे, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन और क्या था, इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर। मीन प्लानिंग स्टेज पे हम रिस्क असेसमेंट के लिए जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं वो भी इन्हीं में से 4 थे। मीन ये हमारे एक्शन है। प्लानिंग स्टेज पे हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करते हैं। प्लानिंग स्टेज पे हम क्या करते हैं, सिस्टम को जाके ऑब्जर्व करते हैं। और प्लानिंग स्टेज पे अभी हम कंपनी के अंदर हैं तो क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, कन्फर्मेशन नहीं, क्यों कन्फर्मेशन हम बैलेंसेस कन्फर्म करते हैं थर्ड पार्टी से, और वो एज ए सब्सटेंटिव प्रोसीजर जो है वो यूज़ होता है, एज ए प्लानिंग प्रोसीजर कन्फर्मेशन ही यूज़ होगा। और हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को, मीन करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रीवियस से कंपेयर करके रिस्की एरियाज हाईलाइट कर रहे होते हैं, तो क्या कर रहे होते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर। हाँ, जब हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम ये सारे परफॉर्म करेंगे। हाँ, मेनली ऑब्जर्वेशन और रीपरफॉर्मेंस। क्या कहला है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए ये सारे परफॉर्म करेंगे। हाँ, मेनली क्या होता है वहाँ पे यूज़ ऑब्जर्वेशन और रीपरफॉर्मेंस। हाँ, जब हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने जाते हैं तो वहाँ पे ये सारे के सारे परफॉर्म करेंगे। क्यों, बैलेंसेस को आपने कंफर्म करना है कि वैलिड, एक्यूरेट, कंप्लीट है या नहीं, तो उसके लिए फिर सब कुछ हमें परफॉर्म करना पड़ता है। क्या कह रहा है, सेल्स को हमने देखना है कि ये सेल इतनी लिखी हुई है तो वाकई ये अकर हुई है या नहीं हुई। कैसे पता चलेगा वाकई अकर हुई है, फिक्टिशियस नहीं है। देखेंगे सेल लिखी हुई है कहाँ पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, इनकम स्टेटमेंट के अंदर, तो ये कहाँ से आई है, कहाँ से आई है, ये ट्रायल बैलेंस है। तो इसके पीछे देखेंगे क्या ट्रायल बैलेंस में इतनी फिगर है या नहीं है, तो दिस मीन वाकई अकर हुई है, फिक्टिशियस नहीं है। लेकिन ट्रायल बैलेंस में भी तो फिक्टिशियस आ सकती है, तो ट्रायल बैलेंस से पीछे लेजर में देखेंगे इतनी अमाउंट है या नहीं। लेजर में कहाँ से आई है, जर्नल एंट्री देखेंगे इतनी अमाउंट की है या नहीं। जर्नल एंट्री कहाँ से आई है, उसके पीछे एक डॉक्यूमेंट होता है सेल इनवॉइस, तो देखेंगे पीछे इतनी अमाउंट वाली सेल इनवॉइस है या नहीं है। इनवॉइस है तो उसके पीछे एक डॉक्यूमेंट होता है डिस्पैच नोट, कि जब गुड डिस्पैच की जाती है तो एक डॉक्यूमेंट जनरेट होता है डिस्पैच नोट, तो देखेंगे इतनी अमाउंट, इतनी क्वांटिटी वाली डिस्पैच नोट है या नहीं है। डिस्पैच नोट है तो इससे पहले कस्टमर की तरफ से कंपनी को मिलता है एक ऑर्डर, तो देखेंगे इसके पीछे सेल ऑर्डर है या नहीं है। हाँ, ये पीछे सारे डॉक्यूमेंट्स हमें मिल गए, दिस मीन ये सेल वाकई ही आकर हुई है, फिक्टिशियस, ओवरस्टेटेड नहीं है। हाँ, पीछे ये डॉक्यूमेंट हमें कोई भी एक नहीं मिला, दिस मीन वहाँ से ऑनवर्ड फिर ये क्या चलती आ रही है, फिक्टिशियस चलती आ रही है, मीन ये अकर नहीं। क्या कह रहा है, ये अब जो डॉक्यूमेंट्स को पीछे मैच कर रहे हैं, हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर रहे हैं और साथ क्या कर रहे हैं, आपस में कंपेयर, मीन फिगर्स को एग्री कर रहे हैं, मीन एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं। परचेजेस कंप्लीटली रिकॉर्डेड हैं या नहीं हमने वेरीफाई करना है, कहीं मिसिंग, अंडरस्टेटेड तो नहीं है। ये कैसे चेक करेंगे, अकरेंस के लिए हमने बैकवर्ड मैचिंग की, कंप्लीटनेस के लिए हम करेंगे फॉरवर्ड मैचिंग। देखेंगे परचेज ऑर्डर है तो उसके अगेंस्ट जीडीएन होना चाहिए, जीआरएन होना चाहिए, जीआरएन है या नहीं है। जीआरएन है तो उसके अगेंस्ट परचेज इनवॉइस है या नहीं है। परचेज इनवॉइस के अगेंस्ट जर्नल एंट्री रिकॉर्डेड है या नहीं। एंट्री रिकॉर्डेड है तो उसके आगे लेजर में पोस्टिंग है या नहीं। लेजर में पोस्टिंग है तो वहाँ से आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे कितनी अमाउंट की परचेजेज रिकॉर्डेड है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड मैचिंग करते हैं। अकरेंस के लिए बैकवर्ड मैचिंग और कंप्लीटनेस के लिए फॉरवर्ड मैचिंग। एसेट की अगर हमने वैल्यूएशन वेरीफाई करनी, कैसे वेरीफाई करेंगे, क्या देखना है कि एसेट ओवर वैल्यू है या नहीं, अंडर वैल्यू है या नहीं। एसेट में क्या देखना है, ओवर वैल्यू देखना है या अंडर वैल्यू देखना है। ओवर वैल्यू कैसे चेक करेंगे कि ये जो वैल्यू लिखी है एसेट की, ये वाकई इतनी बनती है। इस वैल्यू के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो कॉस्ट होती है और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है। कॉस्ट को कहाँ से वेरीफाई करोगे, उसकी इनवॉइस एसेट की इनवॉइस को देखेंगे, उसमें कितनी अमाउंट है, उतनी अमाउंट की कॉस्ट लिखी है नहीं लिखी। या परचेज किया गया था तो कैश बुक को देख लेंगे, इतनी अमाउंट कैश बुक में कैश पेड रिकॉर्डेड है या नहीं, जिससे कॉस्ट वेरीफाई होगी। डेप्रिसिएशन कैसे वेरीफाई करोगे, रिकैलकुलेट करोगे डेप्रिसिएशन यूजिंग द रेट एंड पॉलिसी एंड कंपेयर विथ मैनेजमेंट कैलकुलेशन फॉर एक्यूरेसी के देखेंगे कि जितनी मैनेजमेंट ने कैलकुलेट की है उतनी हमारी भी बनती है, दिस मीन ये एसेट की वैल्यू ठीक है। हाँ, अगर हमारी कैलकुलेशन कुछ और है, मैनेजमेंट की कैलकुलेशन कुछ और है,
दिस मीन एसेट की वैल्यू ठीक नहीं है। क्यों? उनकी डेप्रिसिएशन शायद हो सकता है उन्होंने कम चार्ज की हो। हाँ, कॉस्ट इनवॉइस या कैश बुक से मैच नहीं कर रही, दिस मीन हो सकता है कॉस्ट भी ठीक नहीं है। क्यों? मैनेजमेंट की कोशिश होगी कॉस्ट को ज़्यादा लिखा जाए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कम लिखा जाए, फिर जाके एसेट ओवरस्टेट होगा, मीन फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग शो होगी। क्या करें? अब ये जो हमने उसका इनवॉइस को देखा या कैश बुक को देखा, ये क्या किया था हमने? इंस्पेक्शन। लेकिन ये जो हमने डेप्रिसिएशन को रीकैलकुलेट करके कंपेयर किया, ये कौन सा प्रोसीजर था? रीकैलकुलेशन और साथ एनालिटिकल प्रोसीजर। डेटर्स हमने वेरीफाई करने क्या करेंगे कि ये जो अमाउंट इतनी डेटर्स कंपनी कह रही है हमने रिसीव करना है कस्टमर से, वाकई इतनी अमाउंट है या नहीं। इसका बेस्ट प्रोसीजर है कस्टमर से कंफर्मेशन करेंगे, जिससे पता चल जाएगा कि वैल्यू भी इसकी ठीक है। कस्टमर ने कह दिया हाँ मैंने देने हैं, दिस मीन एसेट की ऑनरशिप भी कंपनी के पास है। कस्टमर ने कहा मैंने देने हैं, दिस मीन ये एसेट एग्जिस्ट भी करता है। सिर्फ एक एक्सटर्नल कंफर्मेशन करने से हमारी 3 असर्शन वेरीफाई हो जाएंगी कि इसकी वैल्यू भी ठीक है। कस्टमर ने कह दिया मैंने देने हैं, दिस मीन ये कंपनी की ऑनरशिप भी है, और कस्टमर ने कहा हाँ मैंने देने हैं, दिस मीन ये कस्टमर मीन ये डेटर एग्जिस्ट भी करता है। खैर ये डिटेल हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर 6 से ऑनवर्ड। अभी अगर हम आए चैप्टर 4 में, ये जहाँ पे प्रोसीजर दिए गए थे इसको आपने रीड करके आना था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप रीड करके आए हो। इसकी एग्जांपल्स में कोई इशू तो नहीं है? हाँ, ऑब्जर्विंग कैश रिसीविंग प्रोसेस। कैश रिसीविंग प्रोसेस क्या है कि ये जो कैश है ना, ये एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे बड़े बड़े लोगों की नीयत ख़राब हो जाती है। इसके लिए एक अच्छा कंट्रोल है कि कंपनी के अंदर जहाँ पे कैश रिसीव हो रहा है वहाँ पे 2 लोग प्रेजेंट होने चाहिए। क्यों? एक बंदा होगा तो उसकी नीयत ख़राब हो जाएगी, 2 हैं तो विसरी उसे पता चल रहा है कि ये देख रहा है मुझे। हाँ, दोनों आपस में कलूड भी कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं, लेकिन 2 गलीज़ आदमी जब भी मिलेंगे फ्यूचर में कहीं ना कहीं पे फट पड़ेंगे। कभी भी वो साथ लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते। 2 गंदे लोग जब भी मिलेंगे आपस में तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं पे फटेंगे ज़रूर, मीन एक दूसरे को गंदा करेंगे ही करेंगे। ये कभी भी लॉन्ग टर्म एक साथ नहीं चल सकते, और उसकी एग्जांपल्स आपके पास पाकिस्तान पॉलिटिशियन हैं। ठीक हो गया? जब भी 2 गलीज लोग मिलेंगे तो आपस में फ्यूचर में ये फटेंगे ज़रूर, एक दूसरे की वो सारे सीक्रेट्स खोलेंगे फिर। ठीक हो गया? इसलिए 2 लोग प्रेजेंट होने चाहिए। अब हमने देखना है कि जहाँ पे कैश कलेक्ट होता है 2 लोग हैं या नहीं। क्या करेंगे? जहाँ पे उस जगह पे जाके खड़े होकर देखेंगे कि जब कैश रिसीव हो रहा है तो क्या वहाँ पे 2 लोग होते हैं, एक रिसीव कर रहा है और दूसरा रिकॉर्ड कर रहा है। क्योंकि अगर एक ही बंदा है दिस मीन ये कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, वीक है? वीक है। हाँ, 2 लोग प्रेजेंट हैं, एक रिसीव कर रहा है, एक रिकॉर्ड कर रहा है, दिस मीन ये कंट्रोल वाकई ही वर्क कर रहा है। क्यों? अगर एक बंदा है तो कंट्रोल वीक है। क्यों? एक बंदा कंट्रोल वीक है तो एम्बेजलिंग ऑफ कैश के चांसेस ऑलवेज हाई है। क्यों? कोई देखने वाला नहीं है। अल्लाह तो देख ही नहीं रहा होता ना कहीं पे भी। क्या कहला है? हम तो लोगों को देख रहे हैं कि लोग देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे। मतलब कैश का मिसयूज रोकने के लिए 2 लोग होने चाहिए। कंट्रोल है, हमने देखना ये कंट्रोल वर्क कर रहा है ये नहीं कर रहा, तो कैसे देखेंगे? जाके वॉच करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे जहाँ पे कैश रिसीव होता है। जब हम गए हैं तब वो हो सकता है सब कुछ ठीक है, हम जब नहीं है तब एक ही बंदा खड़ा हुआ। तो डॉक्टर साहब आ गए, तू भी आ जा इधर। मतलब ये ऑब्जर्वेशन का एक नुकसान है, मीन लिमिटेशन है कि हम जब ऑब्जर्व करने गए हमारी प्रेजेंस में हो सकता है सिस्टम ठीक चल रहा है और हमारी एब्सेंस में ठीक नहीं चल रहा, तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ, अनप्रडिक्टेबल टाइम पे मीन हमें सरप्राइज विजिट करके कंट्रोल की टेस्टिंग ऑब्जर्व करने जाना चाहिए। क्यों? बता के गए सब कुछ ठीक ठाक ही होगा, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सरप्राइज विजिट करना चाहिए, मीन अचानक जाके देखना चाहिए कि वाकई 2 लोग हैं या नहीं है। जी, और कोई एग्जांपल्स में इशू? इंक्वायर फ्रॉम मैनेजमेंट अबाउट, अच्छा पहली लाइन जो है, इंक्वायरी मीन्स सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन विद इन द एंटिटी आर आउटसाइड द एंटिटी। मीन कुछ जगहों पे इंक्वायरी आउटसाइड द एंटिटी भी होती है। आउटसाइड द एंटिटी उस सूरत में होगी जब एक कंपनी की दूसरी ब्रांच से आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, एक कंपनी की सब्सिडरी से इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, तो उस सूरत में आउटसाइड द एंटिटी हो जाएगी। वो भी कहाँ से रही है? इसी कंपनी के पार्ट से ही हो रही है। ठीक हो गया? तो इसलिए इसको आउटसाइड भी कहा जा सकता है। लाइक एक कंपनी की ब्रांच जो है वो एक पाकिस्तान में, एक यूएई में, तो आप यूएई ब्रांच से कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हो तो ये क्या हो गया? आउटसाइड द कंपनी, लेकिन है पार्ट किसका? ऑर्गेनाइजेशन का ही, मीन थर्ड पार्टी नहीं है। ठीक हो गया? जबकि कंफर्मेशन ऑलवेज थर्ड पार्टी से ही होगी।
थर्ड पार्टी मीन हमारा क्लाइंट नहीं, क्लाइंट के अलावा। जहाँ पे आउटसाइड का मतलब क्या है कि क्लाइंट की ही किसी और पर्सन से मीन किसी ब्रांच से जो बाहर रखें। जी और कोई इशू? चले आगे, चलें इस चैप्टर के अगर हम पास पेपर क्वेश्चंस में आ जाएं। एक क्वेश्चन कल हमने कर लिया था शायद, क्वेश्चन नंबर 18 किया था हमने। क्वेश्चन नंबर 18 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 16 मुझे बोर्ड पे दिखाने की ज़रूरत तो नहीं ना, आप लोगों के पास बुक्स हैं जी। क्वेश्चन 16 कहता है रिक्वायर्ड 5, 5, 10, 20 मार्क्स फॉर ईच ऑफ द अबव प्रोसीजर्स। ऊपर कुछ प्रोसीजर्स हैं उनके बारे में। एक्सप्लेन इट्स यूज इन गैदरिंग ऑडिट एविडेंस, मीन उसका मतलब बताना है कि इससे कौन सा एविडेंस कैसे मिलता है। डिस्क्राइब वन एग्जाम्पल फॉर ऑडिट ऑफ बियर्स वर्ल्ड, इस कंपनी में आपने बताना है उस प्रोसीजर्स के थ्रू क्या चीज़ चेक की जा सकती है। एंड डिस्कस द सुटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोसीजर फॉर बियर्स वर्ल्ड, एक्सप्लेनिंग द लिमिटेशंस ऑफ ईच, और इस कंपनी के पॉइंट से आपने बताना है प्रोसीजर सुटेबल है या नहीं, और अगर कोई इसके साथ लिमिटेशन अटैच है तो वो भी बतानी है। So you are the auditor of Beers World, a limited liability company which manufactures and sells small cuddly toys by mail order. तो कंपनी क्या करती है? टॉयज जो है वो मैन्युफैक्चर करती है, सेल करती है। The company is managed by Mr. Kaito and 2 assistants. Mr. Kaito authorize important transactions such as wages and large orders. One assistant maintains the payable ledger and order inventory and pay suppliers. इन परचेजेस, पेबल, पेमेंट्स को एक असिस्टेंट देख रहा है। एंड द अदर असिस्टेंट रिसीव कस्टमर ऑर्डर्स एंड डिस्पैच कडली टॉयज, और दूसरा सेल रिसीवेबल्स को देख रहा है। ड्यू टू अदर बिजनेस कमिटमेंट मिस्टर काइटो ओनली विजिट द ऑफिस वंस पर वीक, और जब ऑनर बिजनेस में वीक में एक दिन ही आता है तो दिस मीन कंट्रोल्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे होंगे। क्यों? 2 ही असिस्टेंट है और वही दुकान को चला रहे हैं, तो कंट्रोल्स फॉलो नहीं हो रहे होंगे। क्यों? मॉनिटरिंग नहीं हो रही। एट एनी टाइम अबाउट 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कडली टॉयज आर अवेलेबल फॉर सेल, मीन कोई 100 टाइप की इन्वेंट्री है कंपनी की। ऑल सेल्स आर मेड कैश विद ऑर्डर एंड नो रिसीवेबल्स, मीन कैश सेल्स होती हैं, तो एम्बेजलिंग रिसीट के चांसेस भी होंगे। क्यों? एक ही बंदा रसीद पे है और एक ही बंदा पेमेंट पे है। कस्टमर पे यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स एंड ओकेजनली बाय सेंडिंग कैश। यू आर प्लानिंग द ऑडिट ऑफ बियर्स वर्ल्ड एंड आर कंसिडरिंग यूजिंग सम ऑफ द प्रोसीजर फॉर गैदरिंग ऑडिट एविडेंस रिकमेंडेड बाय ISA 500 एज फॉलोज। तो आप कुछ प्रोसीजर्स ISA 500 के परफॉर्म करने जा रहे हो एविडेंस लेने के लिए। क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हो? एनालिटिकल प्रोसीजर, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिकैलकुलेशन। कौन से 2 प्रोसीजर नहीं है? एक कंफर्मेशन नहीं है और एक रीपरफॉर्मेंस नहीं है। रीपरफॉर्मेंस क्यों नहीं है? शायद सिस्टम मैनुअल होगा। और कंफर्मेशन क्यों नहीं है? क्योंकि क्रेडिट सेल्स हैं ही नहीं, कैश सेल है, तो बाहर से आपने किसी से डेटर वगैरह को कंफर्म तो करना ही नहीं है। क्या ख्याल है? लोन शोन की कोई बात है नहीं, क्या वो भी बैंक से कंफर्म करो? क्या ख्याल है? सो करना क्या? फॉर ईच ऑफ द अबव प्रोसीजर एक्सप्लेन इट्स यूज इन गैदरिंग ऑडिट एविडेंस। इनको डिफाइन करना है। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या करते हैं? हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को, किस लिए? टू आइडेंटिफाई अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशंस रिक्वायरिंग एक्सप्लेनेशन, जिसके हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए। क्या ख्याल है? और फिर इंक्वायरी, सीक करना इंफॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अबाउट अकाउंट बैलेंसेस। इंस्पेक्शन, डॉक्यूमेंट्स की इंस्पेक्शन करना। क्या ख्याल है? या फिर फिजिकल इंस्पेक्शन करना, एसेट्स या एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री को वेरीफाई करने के लिए। यहाँ पे 100 टाइप्स की इन्वेंट्री है कंपनी की। ऑब्जर्वेशन, वॉच करना, ऑब्जर्व करना, किसको? कंट्रोल्स को, टू टेक एविडेंस वेदर दे परफॉर्म्ड प्रॉपर्ली थ्रू आउट द पीरियड अंडर रिव्यू। और रिकैलकुलेशन, अमाउंट या अकाउंट बैलेंसेस फिगर्स को रिकैलकुलेट करके कंपेयर करना विद मैनेजमेंट कैलकुलेशन फॉर एक्यूरेसी। डिफाइन कर दिया। 5 नंबर, पार्ट 2, डिस्क्राइब वन एग्जाम्पल फॉर द ऑडिट ऑफ बियर्स वर्ल्ड।
आप इस कंपनी के साथ एक एक एग्जांपल दे दें। एनालिटिकल प्रोसीजर इस कंपनी में क्या परफॉर्म करोगे? कंपेयर करोगे करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या विद बजटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, किस लिए? टू आइडेंटिफाई अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशंस। क्या कह रहा है? इंक्वायरी क्या करोगे? इंक्वायरी क्या करोगे? स्टाफ से, असिस्टेंट से इंक्वायरी करोगे रिगार्डिंग कंट्रोल्स इफेक्टिवनेस, मीन हाउ दे रिकॉर्ड कैश, हाउ दे ऑथोराइज पेमेंट्स। क्या कहला है? पेमेंट्स कैसे ऑथोराइज होती हैं, कैश कैसे रिसीव रिकॉर्ड होता है। इंस्पेक्शन किस चीज़ की करोगे? इन्वेंट्री की फिजिकल इंस्पेक्शन करेंगे कि कंपनी के अंदर एग्जिस्ट करती है नहीं करती, एसेट की फिजिकल इंस्पेक्शन करेंगे, या कैश रिसीट के डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स की इंस्पेक्शन करेंगे कि ऑथोराइज हैं या नहीं। और ऑब्जर्वेशन, कैश कलेक्शन कंट्रोल्स को आप जो है वो ऑब्जर्व करोगे कि वेदर 2% प्रेजेंट्स। कैश पेमेंट्स सिस्टम को ऑब्जर्व करोगे कि पेमेंट्स आर प्रॉपर्ली ऑथोराइज्ड अगेंस्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो रही है नहीं हो रही। और रिकैलकुलेशन किस चीज़ की करोगे? रिकैलकुलेशन किस चीज़ की करोगे? सेल की अमाउंट की आप रिकैलकुलेशन कर सकते हो, लाइक यूनिट इनटू प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू ग्रॉस सेल माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू नेट सेल। ये फिगर एक्यूरेट है या नहीं है? क्या कहना? ये एसेट हैं तो उनकी डेप्रिसिएशन भी रिकैलकुलेट की जा सकती है। इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे रिकॉर्ड करनी है तो आप क्या कर सकते हो? रिकैलकुलेशन कर सकते हो एनआरवी की भी। या मैन्युफैक्चर करती है कंपनी खुद से इन्वेंट्री तो उसकी कॉस्ट की भी आप रिकैलकुलेशन कर सकते हो यूजिंग डॉक्यूमेंट्स। क्या कहना जी? पार्ट बी फॉर 10 मार्क्स, डिस्कस द सुटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोसीजर फॉर बीएस वर्ल्ड, मीन हर एक प्रोसीजर को अब इस कंपनी के पॉइंट से आपने बताना है कि सूटेबल है या नहीं है। एक्सप्लेनिंग द लिमिटेशन ऑफ ईच, और साथ लिमिटेशन भी बतानी है। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या सूटेबल प्रोसीजर होगा इस कंपनी के लिए? कंपेयर करना है फिगर्स को, डॉक्यूमेंट्स को आपस में, तो क्या सूटेबल होगा? तो होगा। क्यों? इससे ही अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशंस जो हैं वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी, मीन रिस्की एरियाज हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी, स्पेशली एट द प्लानिंग स्टेज। क्या कहला? लिमिटेशन क्या होगी इसके साथ? कि कंपेयर करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को डाटा कौन देगा? कंपनी की मैनेजमेंट। और अगर डाटा के अंदर कोई मैनिपुलेशन है तो सूरत में क्या रिस्की एरियाज प्रॉपर्ली हाईलाइट हो सकेंगे? नहीं। तो ये लिमिटेशन भी है। क्यों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना है करंट विद प्रीवियस या बजट के साथ, तो आपको किसने देना है? क्लाइंट कंपनी के मैनेजमेंट ने। या लिमिटेशन है कि अगर आप प्लानिंग बिफोर ईयर एंड कर रहे हो तो करंट ईयर का डाटा क्या आपके पास एक्चुअल होगा या ड्राफ्ट होगा? ड्राफ्ट होगा। तो एक्चुअल और ड्राफ्ट में मेजर डिफरेंसी से भी हमारे एनालिटिकल प्रोसीजर जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। ये कुछ लिमिटेशन लिखी जा सकती है कि डाटा एक तो क्लाइंट ने देना है, उसमें अगर कोई डेलिब्रेट मैनिपुलेशन है तो सूरत में प्लानिंग हमारी डिस्टर्ब होगी। और दूसरा, अगर बिफोर ईयर एंड हम रिस्की एरियाज हाईलाइट करने जा रहे हैं थ्रू एनालिटिकल प्रोसीजर, तो डाटा अगर एक्चुअल नहीं है तो ड्राफ्ट की बेस पर हमें कंपैरिजन करना पड़ेंगे, एंड ड्यू टू मेजर डिफरेंसेस बिटवीन एक्चुअल एंड ड्राफ्ट डाटा प्लानिंग कुड बी डिस्टर्ब्ड। प्रीवियस ईयर की ऑडिटेड उनमें नहीं, लेकिन करंट में हो सकती है। बजट के साथ कंपेयर करने जा रहे हैं तो बजट रिजल्ट्स मैनिपुलेटेड हो सकते हैं। क्या कहला जी? अब बात करें इंक्वायरी की। क्या सूटेबल प्रोसीजर है इस कंपनी के लिए? इंक्वायरी क्या सूटेबल प्रोसीजर है? नहीं। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, वीक होगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मिस्टर काइटो। तो इस सूरत में इंक्वायरी जो है वो सूटेबल प्रोसीजर नहीं है। हाँ, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन सूटेबल प्रोसीजर हो सकता है, इंक्वायरी नहीं हो सकता। क्या कहला है कि इंक्वायरी तो तब सूटेबल होगा जब कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग हो, तो फिर आप इन्फॉर्मेशन लो। जब कंट्रोल सिस्टम ही पता चल गया वीक, तो फिर अंदर से कोई भी इन्फॉर्मेशन लोगे तो इतना सूटेबल नहीं होगा जी। क्या इंस्पेक्शन सूटेबल प्रोसीजर है? इंस्पेक्शन सूटेबल प्रोसीजर है कि हमें डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, स्पेशली हमें कॉस्ट रिकॉर्ड को देखना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को वेरीफाई करने के लिए। एनआरवी के हमें डॉक्यूमेंट देखना पड़ेंगे एनआरवी को वेरीफाई करने के लिए, तो सूटेबल प्रोसीजर है। क्या कहला है? सूटेबल प्रोसीजर है। कोई लिमिटेशन है इसके साथ कि अगर रिकॉर्ड्स ऑल्टर किए गए हैं, स्पेशली इन्वेंट्री रिकॉर्ड से हम कॉस्ट को वेरीफाई कर रहे हैं और वो रिकॉर्ड हमें ऑल्टर करके दिए गए हैं, मीन जेन्युइन रिकॉर्ड नहीं दिए गए, तो उस सूरत में भी फिर सूटेबिलिटी अफेक्ट होगी जी। ऑब्जर्वेशन क्या सूटेबल प्रोसीजर है? यस। कंट्रोल की टेस्टिंग के लिए कैश कलेक्शन के हमने कंट्रोल चेक करने हैं, कैश पेमेंट के कंट्रोल चेक करने हैं, लेकिन
सूटेबल उस सूरत में होगा अगर हम सरप्राइज विजिट करके परफॉर्म कर रहे हैं, अगर अनाउंस टाइमिंग पे परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर सूटेबल नहीं होगा। रिकैलकुलेशन क्या सूटेबल प्रोसीजर है? रिकैलकुलेशन सूटेबल है। फिगर्स की अरिथमेटिक एक्यूरेसी को वेरीफाई करने के लिए, स्पेशली सेल को हमने वेरीफाई करना है, कॉस्ट को वेरीफाई करना है, या एसेट की डेप्रिसिएशन को वेरीफाई करना है, तो रिकैलकुलेशन अरिथमेटिक एक्यूरेसी को चेक करने के लिए सूटेबल प्रोसीजर है। लेकिन लिमिटेशन है इसके साथ भी क्या, कि जो कैलकुलेशन हम परफॉर्म कर रहे होंगे वो फ्रॉम रिकॉर्ड ऑफ क्लाइंट प्रोवाइडेड डाटा परफॉर्म कर रहे होंगे। अगर वो एक्यूरेट नहीं हमें प्रोवाइड किया गया तो उस सूरत में फिर एक्यूरेसी वेरीफाई नहीं होगी। क्यों? डाटा की रिलायबिलिटी पे डिपेंड करता है कि अगर हमें रिलायबल डाटा नहीं मिला या रिलायबल सोर्स से डाटा नहीं मिला, फिगर्स नहीं मिली कैलकुलेशन के लिए, तो फिर सूटेबल नहीं होगा। इन पार्ट ए 1 2 ठीक है 10 नंबर, लेकिन पार्ट बी 10 नंबर के लिए थोड़ा सा टेक्निकल काम है कि सूटेबल है या नहीं और क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं इसके अंदर। जी क्वेश्चन और मिलेगा हमें, क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17, there are 7 type of audit procedures: inquiry, observation, inspection, external confirmation, reperformance, recalculation and analytical procedure। उसने कहा अगर आप नाम भूल गए हो तो ये लो आपको नाम बता देते हैं। These procedures can be used as risk assessment procedure। इनमें से 4 एज ए रिस्क असेसमेंट यूज होते हैं: इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल सारे यूज होते हैं, मेनली ऑब्जर्वेशन, रीपरफॉर्मेंस आर सब्सटेंटिव प्रोसीजर, और उसके लिए सारे यूज होते हैं। फॉर ईच ऑडिट प्रोसीजर्स लिस्टेड बिलो आइडेंटिफाई, नीचे कोई 1 2 11 हमारे पास ऑडिट प्रोसीजर दिए गए हैं, तो उनसे रिलेटेड आपने आइडेंटिफाई करना है क्या। पार्ट ए, टेक्निक टू विच प्रोसीजर्स रिलेटेड आई.ई. इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन में पहले आपने बताना है कि इंक्वायरी है, इंस्पेक्शन है, एनालिटिकल प्रोसीजर है, ऑब्जर्वेशन है, क्या चीज़ है 1 to 11 में। पार्ट बी, वेदर इट इज़ अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर, तो ये भी आपने बताना है कि ये प्लानिंग स्टेज पे रिस्क एरिया हाईलाइट करने के लिए यूज़ हो रहा है, कोई कंट्रोल की टेस्टिंग के लिए यूज़ हो रहा है, या फिर एज ए सब्सटेंटिव प्रोसीजर यूज़ हो रहा है। और अगर एज ए सब्सटेंटिव प्रोसीजर यूज़ हो रहा है तो पार्ट सी कहता है जी असर्शन विच इज़ आर एड्रेस्ड बाय द प्रोसीजर, तो फिर आपने बताना है इससे कौन सी इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट आइटम की असर्शन वेरीफाई होगी। क्या ख्याल है? मीन नंबर 1 आपने बताना है कि ये इनमें से क्या है। मीन 11 पॉइंट दिए गए हैं तो आपने आइडेंटिफाई करना है इनमें से क्या है। नंबर 2 आपने बताना है कि ये एट प्लानिंग स्टेज रिस्क असेसमेंट यूज़ हो रहा है। ऑब्वियसली ये कभी भी एज ए रिस्क असेसमेंट यूज़ नहीं होंगे, ठीक हो गया, ये एज ए रिस्क असेसमेंट यूज़ नहीं होंगे। दूसरा आपने बताना है कि क्या ये एज ए टेस्ट ऑफ कंट्रोल अगर यूज़ हो रहे हैं, और तीसरा आपने बताना है कि अगर ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर यूज़ हो रहे हैं तो फिर आपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर के साथ पार्ट सी भी बताना है कि कौन सी असर्शन इसे वेरीफाई होगी। ज़रा एक दफ़ा खुद से रीड करेंगे, 11 को सिर्फ इतना आइडेंटिफाई करें कि ये प्रोसीजर कौन सा है, मीन एक्शन ये कौन सा है। इंक्वायरी है, कन्फर्मेशन है, इंस्पेक्शन है, फिजिकल इंस्पेक्शन है।
See, number 1, perform test count of tangible asset at the year end. Perform test count of tangible asset at the year end, मीनी ईयर एंड पे आप देख रहे हो कि एसेट जितने लिखे हुए हैं उनको काउंट करके जाके देख रहे हो वाकई इतने पड़े हैं। ये क्या कर रहे हो? इंस्पेक्शन कौन सी? फिजिकल इंस्पेक्शन एसेट की। तो पार्ट ए हो गया फिजिकल इंस्पेक्शन। पार्ट बी, एज ए प्लानिंग में रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल या सब्सटेंटिव प्रोसीजर। फिजिकल इंस्पेक्शन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? देखने के लिए कि एसेट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो एग्जिस्टेंस असर्शन वेरीफाई कर रहे हो। असर्शन किस में वेरीफाई होती हैं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल में, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में तो एज ए सब्सटेंटिव प्रोसीजर यूज हो रहा है। और कौन सी असर्शन वेरीफाई करने के लिए? एग्जिस्टेंस असर्शन को वेरीफाई करने के लिए। क्या ख्याल है? बात क्लियर होती है? फिजिकल इंस्पेक्शन इसलिए एसेट को देखने के लिए एग्जिस्ट करता है ये नहीं करता जो रिकॉर्ड में लिखे हुए हैं। तो एग्जिस्टेंस क्या थी? एक बैलेंस शीट आइटम की असर्शन थी। और सब्सटेंटिव प्रोसीजर यूज होते हैं असर्शन को वेरीफाई करने के लिए। टेस्ट ऑफ कंट्रोल असर्शन को वेरीफाई करने के लिए यूज नहीं होते। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर असर्शन को वेरीफाई करने के लिए यूज नहीं होते। ये बात समझ आती है? नंबर 2, डेवलप एक्सपेक्टेशन ऑफ सैलरी एक्सपेंस टेकिंग इनटू अकाउंट जॉइनर्स एंड लीवर्स। मीन सैलरी एक्सपेंस को आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि जॉइनर्स मीन जो नए एम्प्लॉयज़ आए हैं उनकी पेमेंट आफ्टर डेट ऑफ ज्वाइनिंग ही सैलरी में इंक्लूड होनी चाहिए, बिफोर डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं होनी चाहिए। और लीवर्स मीन जो छोड़ गए हैं उनको आप देखना चाह रहे हो कि उनकी पेमेंट अप टू डेट ऑफ लीविंग ही पेरोल में इंक्लूड होनी चाहिए, आफ्टर डेट ऑफ लीविंग उनकी कोई पेमेंट नहीं इंक्लूड होनी चाहिए। क्या खरा है? मीन किसी बंदे ने अगर 5 फरवरी को ज्वाइन किया है तो उसकी सैलरीज 5 फरवरी से ऑनवर्ड इंक्लूड होनी चाहिए, उससे पहले नहीं। किसी बंदे ने सपोज 25 फरवरी को छोड़ा है तो 25 फरवरी के बाद से उसके कोई आवर्स पेरोल में रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए, उससे पहले पहले ही होने चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो? पेरोल को देख रहे हो और क्या देख रहे हो कि जॉइनर्स और लीवर्स को देख रहे हो। कंपेयर इट विद एक्चुअल एक्सपेंस एंड इन्वेस्टिगेट अनयूजुअल डिफरेंसेस। और उसको एक्चुअल एक्सपेंस के साथ कंपेयर कर रहे हो। मीन देख के कितनी बनती है और आप जो है वो कितना रिकॉर्ड कर रहे हो। तो है ये एनालिटिकल प्रोसीजर और इंस्पेक्शन। क्यों? आपने वो डॉक्यूमेंट्स को देखा, क्या ख्याल है? उसके अंदर जॉइनर लीवर्स को भी देखा तो क्या क्या इंस्पेक्ट किया और उसको फिर आपने कंपेयर कर लिया किसके साथ? एक्चुअल एक्सपेंस के साथ। तो ये क्या हो गया? एनालिटिकल प्रोसीजर। एज ए रिस्क असेसमेंट, एज ए टेस्ट ऑफ कंट्रोल या एज ए सब्सटेंटिव प्रोसीजर? क्या आप कंट्रोल्स की टेस्टिंग कर रहे हो या अकाउंट बैलेंसेस को वेरीफाई कर रहे हो कि ये वैलिड है या नहीं है? अकाउंट बैलेंस को वेरीफाई कर रहे हो कि जो वेजेस एक्सपेंस लिखा हुआ है वो ठीक है या नहीं अकॉर्डिंग टू जॉइनर्स और पेरोल जो प्रिपेयर की हुई है लीवर्स की। तो क्या एज ए सब्सटेंटिव प्रोसीजर यूज कर रहे हो? कौन सी ये वेजेस कौन सी आइटम है? इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट आइटम है? इनकम स्टेटमेंट आइटम में तो कौन सी सर्शन आप वेरीफाई कर रहे हो? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कि वेजेस की फिगर ये जो लिखी हुई है ये वाकई ही एक्यूरेट है या नहीं है? वेजेस की फिगर ये जो लिखी है वाकई ही ये एक्यूरेट है या नहीं है? या वाकई ही वेजेस इतनी ही अकर हुई है या नहीं हुई? कट ऑफ क्या नेक्स्ट पीरियड, करंट पीरियड, ऐसी की बातें आप कर रहे हो? नेक्स्ट पे रोल के साथ आप कंपेयर कर रहे हो या कंपेयर करके करंट के साथ कंपेयर कर रहे हो? ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे ना। तो मेनली एक्यूरेसी के लिए है। या आप कह सकते हो कि अकरेंस ऑफ पे रोल को भी वेरीफाई किया जा रहा है कि वाकई इतनी वेजेस अकर हुई है या नहीं हुई। तो अगर जॉइनर्स की बिफोर डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखी हुई है या लीवर्स की आफ्टर डेट ऑफ लीविंग लिखी हुई है तो क्या फिर अकर हुई हैं ये? नहीं। क्यों? बिफोर डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो अकर नहीं ना होती वेजेस, और आफ्टर डेट ऑफ लिविंग भी अकर नहीं होती। एक बंदा ही जब छोड़ गया तो उसके बाद उसकी अगर वेजेस रिकॉर्ड की जा रही हैं, आवर्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं तो वो क्या अकर हुए हैं? नहीं। तो मेनली आप एक्यूरेसी और अकरेंस को वेरीफाई कर रहे हो। क्या ख्याल है? और अकाउंट बैलेंस को वेरीफाई कर रहे हो। आप कंट्रोल्स की टेस्टिंग नहीं कर रहे, एज ए रिस्की एरिया हाईलाइट भी नहीं कर रहे। डिटेल आप देख रहे हो जो ऑलरेडी वेजेस प्रिपेयर हो चुकी हैं। कहाँ पे? ईयर एंड पे। तो एज ए सब्सटेंटिव प्रोसीजर यूज हो रहा है और एक्यूरेसी और अकरेंस असर्शन को वेरीफाई किया जा रहा है इसके थ्रू। ये बात समझ आती? नंबर 3, सिलेक्टिंग अप्रूव्ड सेल ऑर्डर्स एंड एग्जामिनिंग देयर रिलेटेड GDNs। ऑर्डर को आपने कंपेयर किया GDNs के साथ, नोट के साथ।
और उसके बाद इनवाइस के साथ एंड पोस्टिंग इन सेल जर्नल, और उसके बाद सेल जर्नल में आपने देखा कि इतनी अमाउंट की एंट्री है या नहीं है। इंस्पेक्शन कर रहे हो और आप कंपेयर करते हुए मीन एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, कोई अमाउंट आपने कैलकुलेट की है नहीं। आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो कि ये सेल ऑर्डर है तो उसके अगेंस्ट जीडीएन, जीडीएन के अगेंस्ट इनवॉइस और इनवॉइस के अगेंस्ट लेजर में एंट्री है या नहीं। फॉरवर्ड मैचिंग कर रहे हो, बैकवर्ड कर रहे हो। बैकवर्ड क्या, लेजर से पीछे डॉक्यूमेंट्स की तरफ जा रहे हो। फॉरवर्ड में पहले ऑर्डर होता है, फिर गुड डिस्पैच होती है, डिस्पैच नोट होता है, फिर इनवॉइस होती है, फिर लेजर में एंट्री होती है। तो फॉरवर्ड मैचिंग कंप्लीटनेस के लिए या अकरेंस के लिए? कंप्लीटनेस के लिए। क्यों? सेल को वेरीफाई कर रहे हो तो सेल की कंप्लीटनेस वेरीफाई कर रहे हो, या आप कह सकते हो कट ऑफ वेरीफाई कर रहे हो कि देखने के लिए कि ऑर्डर के अकॉर्डिंगली सेल उस पीरियड में रिकॉर्डेड है या नहीं है। क्या कह रहा है? रीपरफॉर्मेंस, क्या क्लाइंट ने ये एक काम परफॉर्म किया है, आप वो चेक कर रहे हो। क्लाइंट ने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, आप उन डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंगली देख रहे हो कि सेल ऑर्डर और उसके बाद जीडीएन मीन जब गुड डिस्पैच हुई, उसके बाद इनवॉइस, उसके बाद लेजर में पोस्टिंग, यहाँ से आगे जहाँ पे जानी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट। तो अगर तो आप यहाँ से यूँ बैकवर्ड मैचिंग कर रहे हो तो फिर अकरेंस को चेक कर रहे हो कि ये चीज़ वाकई अकर हुई है या नहीं हुई। और जब आप फॉरवर्ड मैचिंग कर रहे हो तो क्या देख रहे हो कि इसके अगेंस्ट ये, इसके अगेंस्ट ये, इसके अगेंस्ट ये, और आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्डिंग है या नहीं। तो ये क्या चेक कर रहे हो आप? कंप्लीटनेस को वेरीफाई कर रहे हो। क्या कर रहे हो? तो क्या कर रहे हो? इंस्पेक्शन या एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो। इन डॉक्यूमेंट्स उठा के उनको आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हो, रिकैलकुलेशन नहीं कर रहे कुछ भी। और एज ए सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, क्या चेक करने के लिए? सेल की कंप्लीटनेस को वेरीफाई करने के लिए। अब ये बैकवर्ड फॉरवर्ड हम डिटेल में बहुत ज़्यादा चैप्टर 6 में जाके पढ़ेंगे, ठीक हो, कि वहाँ पे जाके थोड़ा और डिटेल में कवर हो जाएगा कि क्यों हम बैकवर्ड मैचिंग कर रहे हैं, क्यों फॉरवर्ड मैचिंग कर रहे हैं। जी नंबर 4, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर अ सैंपल ऑफ एसेट एंड एग्री टू फिक्स एसेट रजिस्टर। तो ये रिकैलकुलेशन आपने की और साथ एग्री किया, मीन उसके साथ आपने रजिस्टर के साथ कंपेयर किया, तो क्या हो गया? एनालिटिकल प्रोसीजर। क्या चीज़ इसे वेरीफाई कर रहे हो? कंट्रोल की टेस्टिंग कर रहे हो या सब्सटेंटिव प्रोसीजर यूज़ कर रहे हो? सब्सटेंटिव प्रोसीजर किस लिए? एसेट की वैल्यूएशन के लिए। इसकी वैल्यू जितनी बनती है, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उतनी लिखी हुई या नहीं लिखी हुई। तो आपने रिकैलकुलेट किया और एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया। पर्पज़ क्या है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर। किस लिए? टू वेरीफाई वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्या कह रहा है? वैल्यूएशन ही वेरीफाई होगी ना इसे, कि कहीं ओवर वैल्यू तो नहीं, इतनी डेप्रिसिएशन बनती उतनी चार्ज है या नहीं। जी नंबर 5, डिस्कस द पोटेंशियल ऑब्सोलिसेंस ऑफ इन्वेंट्री आइटम विद इन्वेंट्री मैनेजर। तो इंक्वायरी डिस्कस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किया जा रहा है। ऑब्सोलिसेंस ऑफ इन्वेंट्री मीन कितनी इन्वेंट्री जो है वो ऑब्सोलीट हुई है, ये आप डिस्कस कर रहे हो। तो पर्पज़ क्या होगा? डिस्कस द पोटेंशियल ऑब्सोलिसेंस ऑफ इन्वेंट्री आइटम विद इन्वेंट्री मैनेजर। इन्वेंट्री मैनेजर के साथ आप डिस्कस कर रहे हो भाई कितनी इन्वेंट्री जो है वो ऑब्सोलीट हुई है या नहीं हुई है। तो कर इंक्वायरी रहे हो किस स्टेज पे? प्लानिंग स्टेज पे या ड्यूरिंग ऑडिट? प्लानिंग स्टेज पे आप इंक्वायर कर रहे हो कि भाई कितनी इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हुई है या नहीं हुई, जहाँ से आपको पता चलेगा कि आदर इन्वेंट्री के ओवर वैल्यू होने का चांस यहाँ पे है या नहीं है। जो अगर होती है जिसमें इन्वेंट्री के ओवर वैल्यू होने का चांस है, क्यों? जो इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो जाती है इसकी एनआरवी नील हो जाती है, और अगर वो कॉस्ट लिखी जा रही है इसमें ओवर स्टेट हो सकती है इन्वेंट्री। क्या ख्याल है? तो मेनली किस लिए है? एज ए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। नंबर 6, confirming the balance and other information from entities bank through confirmation letter at year end। तो confirmation कर रहे हो बैंक से, क्या कंट्रोल की टेस्टिंग, रिस्क असेसमेंट या सब्सटेंटिव प्रोसीजर? सब्सटेंटिव प्रोसीजर। क्या वेरीफाई करने के लिए? कि कैश एट बैंक बैलेंस की वैल्यूएशन भी, उसकी ऑनरशिप भी, और मेनली उसकी एग्जिस्टेंस, कितना बैलेंस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। क्या ख्याल है? जिससे वैल्यू भी पता चलेगी कि जो वैल्यू आपने लिखी है फाइनेंशियल में वाकई इतनी बनती है। ऑनरशिप भी पता चलेगी, बैंक वाले ने कह दिया हाँ जी इस कंपनी के अकाउंट में इतने पैसे हैं, दिस मीन इस एसेट की ऑनरशिप कंपनी के पास है। और एग्जिस्टेंस भी पता चलेगी कि वाकई ही इतना कैश एट बैंक इस ईयर एंड पे एग्जिस्ट भी करता है।
ऐसे ही हवा में नहीं, फिक्टिशियस नहीं है। क्या कहला। नंबर 7, watching client personnel taking a physical count of tangible asset to check whether company procedures are being followed। ऑब्जर्वेशन है, एज ए टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, एज ए टेस्ट ऑफ कंट्रोल है क्या कि प्रोसीजर प्रॉपर्ली फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। मीन एविडेंस लेने गए हैं कि प्रोसीजर मीन कंट्रोल्स प्रॉपर्ली फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके साथ पार्ट सी तो नहीं आएगा, क्यों, एज ए सब्सटेंटिव प्रोसीजर था ही नहीं, तो तब लिखना है ना पार्ट सी जब सब्सटेंटिव प्रोसीजर है जी। नंबर 8, कैलकुलेट जीपी रेशो एंड करंट ईयर एंड कंपेयर विद प्रीवियस ईयर। ये काम आपने किया, कहाँ पे किया था, चैप्टर 3 के अंदर। चैप्टर 3 का नाम क्या था, ऑडिट प्लानिंग। तो ये क्या आप कर रहे हो, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, किस स्टेज पे, प्लानिंग स्टेज पे। मीन एज ए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आप रिस्क एरिया हाईलाइट करने के लिए यूज कर रहे हो। क्या ख्याल है। लेकिन ये हम मेनली जो जीपी रेशो निकाल रहे हैं कहाँ पे निकाल रहे होते हैं, प्लानिंग स्टेज पे, कि कहीं सेल, कॉस्ट ऑफ सेल मिसस्टेटेड तो नहीं है। ठीक हो गया, किस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए नहीं। जिसके बाद अगर हम देखें जी नंबर 9, प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बाय ऑडिटर ड्यूरिंग द ईयर। तो री परफॉर्मेंस मीन ऑलरेडी क्लाइंट ने जो प्रिपेयर की आप उसे क्या कर रहे हो, री परफॉर्म करके देख रहे हो। तो क्या एज ए सब्सटेंटिव प्रोसीजर, एज ए टेस्ट ऑफ कंट्रोल, एज ए सब्सटेंटिव प्रोसीजर। क्या वेरीफाई करने के लिए, कौन सी सर्शन, कैश एट बैंक की वैल्यूएशन को वेरीफाई करने के लिए, कैश एट बैंक की वैल्यूएशन को वेरीफाई करने के लिए कि जितनी वैल्यू ने लिखी है एडजस्टमेंट के बाद उतनी बनती या नहीं बनती। जिसके बाद अगर देखें तो चेकिंग टाइटल डॉक्यूमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ क्लाइंट, इंस्पेक्शन, डॉक्यूमेंट्स की इंस्पेक्शन किस लिए, ऑनरशिप असर्शन वेरीफाई करने के लिए। तो पार्ट बी फिर क्या हो गया, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। एंड नंबर 11, रिव्यू अ सैंपल ऑफ टाइम शीट्स। मीन एम्प्लॉयज़ के आवर्स जिस शीट पे रिकॉर्ड होते हैं उसको आप रिव्यू कर रहे हो कि आइदर आवर्स जो हैं वो प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड हैं या नहीं है। तो डॉक्यूमेंट की आप इंस्पेक्शन कर रहे हो, डॉक्यूमेंट की इंस्पेक्शन कर रहे हो, क्या कहला है, रिव्यू कर रहे हो, एज ए टेस्ट ऑफ कंट्रोल, एज ए सब्सटेंटिव प्रोसीजर, एज ए टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हो, क्या देखने के लिए कि आवर्स एक्यूरेटली प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड हैं या नहीं। क्या कहला जी। ये टॉपिक हमारा एक इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया, ऑडिट एविडेंस। कल एक टॉपिक और हम छोटा सा कवर करेंगे, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, और परसों हम ऑडिट सैम्पलिंग स्टार्ट करेंगे। इस पे हमारे कोई 3-4 दिन लगेंगे। टोटल 3 टॉपिक हैं इस चैप्टर में, तो एक मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया, बाकी 2 और रहते हैं। टेस्ट है हमारा, कल टेस्ट भी है। चैप्टर 3 कंप्लीट और साथ ऑडिट एविडेंस चैप्टर 4 का। मैं चाहता हूँ आपका पेपर इसी टाइम में पास हो जाए, मेरी कोशिश भी यही है, तो आप उस कोशिश में मेरा साथ दे दें। कल चैप्टर 3 का टेस्ट रिपीट होगा और साथ चैप्टर 4 का ऑडिट एविडेंस जो आज हमने कंप्लीट किया है, क्योंकि ये तो प्रिपेयर हो गया ना आपका। क्या कह रहा है, ऑडिट एविडेंस और चैप्टर 3 कंप्लीट। कोई मसले मसाइल हो तो मैनेज कर लेना प्लीज़।